नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। ये सिर्फ स्टोरी नहीं, बल्कि आज के समाज का आईना है। इसी स्टोरी आपके आसपास देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। वाराणसी स्टेशन की पुरानी सीढ़ियां दिन के दोपहर में तप रही थी। गर्म पत्थरों पर बैठा एक दुबला पतला, सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बाबूलाल थाली की ओर आंखें टिकाए बैठा था। आंखों में भूख नहीं, इंतजार था। ऐसा लगता मानो वो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे भीड़ में कोई चेहरा उसका अतीत हो। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सब कुछ चमक रहा था, सिवाय बाबूलाल की आंखों के। बाबा, रोटी लीजिए, एक लड़की ने कहा। करीब 22 साल की, साधारण सलवार कुर्ता में। नाम आयरा। बाबूलाल की आंखों में कुछ हिला। थाली हाथ में लेते हुए कांपती उंगलियों से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? आयरा। लड़की मुस्कराई और चली गई, लेकिन वो मुस्कान बाबूलाल के लिए जैसे किसी भूले हुए नाम की दस्तक थी। आयरा हर शुक्रवार स्टेशन आती और हर बार किसी अनजान को खाना देती। वो न सोशल वर्कर थी, न कोई एनजीओ की। उसकी आंखों में कोई भारीपन था, जैसे हर रोटी वो खुद से अलग करती हो। उस दिन के बाद बाबूलाल हर शुक्रवार का इंतजार करने लगा, आयरा के आने का। उसके सवाल अब बढ़ने लगे। बिटिया, तुम कहाँ रहती हो? पास ही, शहर में। मेरे पापा भी स्टेशन मास्टर थे, अब नहीं रहे। कौन स्टेशन? यही, वाराणसी। बाबूलाल के हाथ कांप गए। उसने गर्दन झुका ली। उसकी आंखें छलक आई। स्टेशन मास्टर के ऑफिस में बाबूलाल कभी चपरासी हुआ करता था, 90 के दशक में। और उस समय एक मास्टर था, विनोद श्रीवास्तव। बिटिया, क्या तुम्हारे पापा का नाम विनोद था? बाबूलाल ने कांपती आवाज में पूछा। आयरा चौंकी। हां, आपको कैसे पता? बाबूलाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अगले दिन एक पुराना संदूक खोला। उसमें थी एक फटी सी डायरी, और उस पर लिखा था, विनोद श्रीवास्तव, वाराणसी स्टेशन डायरी 1999। वो डायरी किसी रहस्य की चाबी थी। एक रात बाबूलाल ने देखा आयरा स्टेशन पर नहीं आई। उसके बाद अगले 3 शुक्रवार भी नहीं। फिर चौथे हफ्ते एक खबर आई, अज्ञात युवती की लाश नदी किनारे मिली। बाबूलाल का दिल बैठ गया, लेकिन वो लड़की आयरा नहीं थी। पुलिस ने तस्वीर दिखाई, चेहरा मिलता जुलता था, लेकिन कुछ था जो अलग था। और फिर सीसीटीवी फुटेज मिला, जहां वही लड़की आयरा से मिल रही थी। आयरा अब गायब थी। बाबूलाल ने स्टेशन थाने में जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। दरोगा ने हंसते हुए कहा, बाबा, तुमको लगता है आजकल की लड़की स्टेशन पे रोटी बांटती है, ड्रामा करती है बस। बाबूलाल ने जेब से डायरी निकाली। उसमें लिखे थे दर्जनों नाम, जिनमें एक नाम था आर्या विनोद दरोगा रुका। ये लड़की तो 1999 में गायब हो गई थी। तब वो केवल 1 साल की थी। सीसीटीवी फुटेज से जो चेहरा मिला, वो बिल्कुल आर्या से मिलता था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 26 साल पहले 1 साल की बच्ची लापता हुई थी, और अब एक जैसी दिखने वाली लड़की स्टेशन पर हर हफ्ते आ रही थी। सीबीआई को नोटिस भेजा गया। डीएनए टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आई, वो लड़की कोई और नहीं, बल्कि आर्या विनोद श्रीवास्तव थी, लापता मास्टर की बेटी। लेकिन एक और सच सामने आया, वो लड़की मानसिक रूप से अस्थिर थी। एक आश्रम में पली थी, जहां से वो अक्सर भाग जाती थी। तो बाबूलाल ने जिससे बात की, क्या वो एक भ्रम था? नहीं, वो सच थी। 1999 में मास्टर विनोद की अचानक मौत हुई, और उसी रात आर्या गायब हो गई। लोगों ने शक किया कि घर के नौकरों में से किसी ने बच्ची को बेच दिया। सीबीआई ने केस बंद कर दिया था, और अब 26 साल बाद वही बच्ची स्टेशन पर लौट रही थी, लेकिन बिना याददाश्त के। बाबूलाल अब टूटा सा बैठा था। उसने कबूल किया, मैं जानता था। आर्या को उसके चाचा ने बेच दिया था। मैं सब जानता था, लेकिन डर गया था। डर नौकरी का, जान का और गरीबी का।
बाबूलाल ने स्टेशन मास्टर के परिवार की असली वसीयत भी देखी थी, जो उसने कभी पुलिस को नहीं दी। एक सीसीटीवी फुटेज में आयरा को एक काली कार में बैठते देखा गया। ट्रैकिंग से गाड़ी का पता चला, कोठी नंबर 27, सिगरा रोड। कोठी का मालिक हर्षवर्धन श्रीवास्तव, विनोद का सगा भाई। सीबीआई पहुंची, लेकिन आयरा वहां नहीं थी। मगर एक कमरा मिला जिसमें बच्ची की पुरानी तस्वीरें थी और दवाइयां। हर्षवर्धन गिरफ्तार हुआ। उस कोठी में एक दीवार पीछे से हल्की थी, उसे तोड़ा गया। अंदर एक पुराना तहखाना निकला। वहां पड़ी थी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं हर्षवर्धन। मैंने आर्या को इसलिए रखा क्योंकि वो ही संपत्ति की उत्तराधिकारी थी। मैंने ही भाई को मारा। स्टेशन मास्टर विनोद के सारे दस्तावेज जमा किए गए। बाबूलाल की गवाही और डायरी ने सब स्पष्ट कर दिया। आयरा ही स्टेशन मास्टर की वारिस थी और साथ ही उस कोठी की। लेकिन अदालत को एक और चौंकाने वाला सच बताना बाकी था। बाबूलाल कोर्ट में कांपते हुए खड़ा हुआ। मैं गुनहगार हूं, न्याय चाहता हूं, लेकिन बिटिया को इंसाफ चाहिए। मैं अब जिंदा रहूं या नहीं, पर मेरी आत्मा तब मुक्त होगी जब आर्या को उसका नाम मिलेगा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया। हर्षवर्धन की निजी डायरी और 26 साल पुराने केस की सभी फाइलें फिर से खोली गई। एक गवाह जो अब विदेश में था, उसे भारत बुलाया गया और तब सामने आया आर्या को 3 बार बेचा गया था और हर बार कोई न कोई उसे बचा लेता था। स्टेशन के पुराने लॉकर से एक और वसीयत मिली, हस्ताक्षरित विनोद की। उसमें लिखा था, अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी बेटी आर्या को वारिस बनाया जाए, और अगर वो ना मिले तो स्टेशन की आमदनी से हर शुक्रवार गरीबों को खाना खिलाया जाए। ये वही काम था जो आर्या कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। आर्या अब मानसिक अस्पताल में थी। बाबूलाल उसे देखने गया। बिटिया, तू मुझे पहचानती है? बाबूलाल रो पड़ा। लड़की ने थाली उसकी ओर बढ़ाई। बाबा, भूख लगी है क्या? बाबूलाल के आंसू थम गए। एक मुस्कान आई, फिर वो हमेशा के लिए सो गया। बाबूलाल की मौत के बाद स्टेशन पर हर शुक्रवार एक नई परंपरा शुरू हुई, बाबूलाल भोज। आर्या के नाम से फाउंडेशन शुरू हुआ। उसका इलाज अब अमेरिका में हो रहा था, सीबीआई और सरकार की मदद से। बाबूलाल के मोबाइल में एक वीडियो था जिसमें आर्या स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी कह रही थी, कभी किसी को भूखा देखो तो ये मत सोचो वो कौन है, हो सकता है वो तुम्हारा ही कोई हिस्सा हो। 26 साल बाद एक गुमनाम लड़की को उसका नाम मिला, उसका घर मिला और एक बिखरी आत्मा को उसका मोक्ष। बाबूलाल को साक्षी सत्य पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मान मिला। आज भी हर शुक्रवार वाराणसी स्टेशन की सीढ़ियों पर एक थाली रखी जाती है, खाली नहीं, भरी हुई, क्योंकि कभी किसी को रोटी देना सिर्फ दान नहीं होता, वो शायद इतिहास को फिर से लिखना होता है। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। स्टोरी किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।